નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, તમે જોઈ રહ્યા છો પ્રજાએવા ન્યૂઝ। આજે આપણે આવ્યા છે એક યુવતી પાસે જે એટલી બધી પીડિત છે, જે આપણને પોતાની આપવીતી કહેવા માંગી રહી છે। અમારી ચેનલના માધ્યમથી તે પોતાની વાત કહેવા માંગી રહી છે। તેની સાથે શું શું બનાવ બન્યા તે આપણે તેની પાસેથી જાણીશું। नमस्कार। नमस्कार। आप अपनी बात बताना चाहते हो, बताइए आप शुरुआत से। जी, मैं नेपाल से हूँ। जब मैं 10th क्लास में मैं पढ़ती थी तो मैं किसी से बात करने लगी थी। एक मेरा फ्रेंड ही था। तो ये बात मेरे पापा को या मेरे घर वालों को पसंद नहीं था, तो उन लोगों ने मेरे 10वीं में मेरी शादी करवा दी थी। तब की उम्र मेरी 15-16 थी। तो शादी जब करवा दिया था, तब जहाँ पे मेरी शादी हुई वहाँ पर भी जिसके साथ मेरी शादी हुई वो किसी और के घर पे रहता था। वो भी मेरे को अच्छे से नहीं रखता था, वो किसी और से बात करता था, वो मेरे को अच्छे से नहीं रखता था। तो मैंने वहाँ पर तकरीबन महीना दिन के बाद मैंने वो घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद फिर फैमिली मेरे को टॉर्चर करने लगी, नहीं ऐसा नहीं वैसा, बहुत बातें, गांव वाले बहुत बातें बोलने लग गए थे। तो मैंने वो गुस्से में आकर के फिर मैंने घर छोड़ दिया था। घर में छोड़ करके फिर यहाँ पर मैं अहमदाबाद आई। अहमदाबाद में फिर हमारे रिश्तेदार ही थे, उनका लड़का भी इधर ही रहता था, तो उनसे मेरी कांटेक्ट हुई। फिर मैं अहमदाबाद आई। क्या नाम था उनका? उनका नाम, एक का नाम ललन था और दूसरे का नाम दूसरे का नाम कुछ याद नहीं आ रहा अभी। एक का नाम ललन दास था। तो वो लोग रूम में रहते थे, तो वो लोगों ने मुझको भी बोला कि कोई बात नहीं, तुम आए हो तो यहाँ पर रहो, जॉब अब तलाश कर, जॉब अब वो लोग ढूंढ रहे थे, बोला जॉब अब करो, रहो तुम यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लोग यहाँ क्या बोलते, फिर वो लोग जहाँ पर रहते थे वहाँ पर भी मेरे को रूम दिलवाया। तकरीबन हफ्ता दिन तक मैं वहाँ पर रही। जॉब भी ढूंढा हम लोगों ने, लेकिन जॉब फ़िलहाल मिल नहीं रहा था। इतने में फिर महाराज को पता चला। महाराज का नाम नरेश दास है, वो बिहार से है, और वो लड़के उनके ही पहचान के थे, उनका भतीजा लगता था। वो अहमदाबाद से ही है महाराज? अभी अहमदाबाद में रहते हैं? जी, अभी अहमदाबाद में ही रहते हैं। कहाँ पर? असरवा चकला कबीर मंदिर। जब वो वहाँ पर गए तो फिर उनको पता चला, तो वो वहाँ पर गए। जो लड़का था वहाँ पर, फिर हम लोग वहाँ पे रहने लगे थे। तो उसने बोला कि मैं शादी करूँगा, तुम रहो मेरे साथ में। फिर हम लोग शादी करने का फ़ैसला लिए थे। तो ये बात महाराज को पता चली, तो महाराज वहाँ पर गए, उसको मार पीट करके उसको वहाँ से भगा दिया। बोला तू घर जा, फिर घर से फिर तेरा शादी करवा दूँगा, ऐसे बोल के। तो लड़के को घर भेज दिया और मुझे वो वहाँ से लेकर के वो अपने घर पे आया, अपनी वाइफ़ के पास में। उसके वाइफ़ और वो 2 बच्चे वहाँ पे रहते हैं, तो उनके पास में मुझे लेके आया वाल्मीकि में, वाल्मीकि आवास योजना। तो वहाँ पर लेके आया, वहाँ पर 10 दिन तक मैं रही। इन्होंने बोला भी कि मैं तुम्हारा शादी करवा दूँगा, तुम मुझ पर भरोसा रखो, ऐसा बोल करके मुझे वहाँ से भरोसा दिला करके लेके आया। जब 10 दिनों के बाद में फिर मुझे पता चला कि वो लड़के का शादी इन लोगों ने करवा दिया। कौन से लड़के का? ललन का, जिसके साथ आप आए थे यहाँ? जी। फिर क्या हुआ? फिर इन लोगों ने बोला, जब उसका शादी हो गया था, तो ये लोग, इसकी वाइफ़ ने बोला कि तू यहाँ से घर चली जा, ऐसे बोल करके फिर वो बोली। मैंने बोला ठीक है, मैं चली जाती हूँ घर। तो मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिर मैं घर के लिए मैंने बोला कि हाँ मैं घर चली जाऊँगी। महाराज ने बोला कि मैं टिकट करवा देता हूँ, तू घर चली जा। आपकी पहली शादी में जो तकलीफ़ें पड़ी आपको, उसके बारे में आपने आपको मम्मी पापा को बताया था? मम्मी पापा को मैंने बताया था, बट मम्मी पापा गांव वालों की बातें सुनते थे, उनको वो मेरी बातें नहीं सुनी उन लोगों ने। इसलिए आप घर छोड़ के अहमदाबाद आए थे। फिर क्या हुआ आपके साथ? फिर जब इन लोगों ने जब महाराज ने बोला कि मैं तुम्हारा टिकट करवा देता हूँ, तुम घर चली जाओ, तो मैंने बोला भी कि हाँ ठीक है, मैं घर चली जाऊँगी। मैं अपने घर से ज़ेवर लेके आई थी, जो मेरे शादी मुझको मिला था, कम से कम 50-60 से ऊपर का था। तो वो महाराज ने मैं रख लिया, बोला मैं रख देता हूँ। 50-60 मतलब 50-60 हज़ार से ज़्यादा ही का ज़ेवर था। अच्छा। तो ज़ेवर महाराज ने रख लिया, तो उन्होंने ज़ेवर रखा, उन्होंने देखने भी नहीं दिया मेरे को बोले मैं अच्छे से रख देता हूँ, तो रख लिया, उन्होंने रखा। जब मैं घर भी जाने लगी, बोले मैं तू घर चली जा,
तो मैं घर भी जाने लगी तो भी मेरे को ज़ेवर नहीं दिए। यहाँ से मुझे दोनों पति पत्नी मिलकर रेलवे स्टेशन लेके गए। तो रेलवे स्टेशन लेके गए तो महाराज ने बोला कि तू यहाँ पे बैठ, अभी तेरा ट्रेन नहीं आया है, तो तू यहाँ पे बैठ, फिर मैं इनको घर छोड़ के आता हूँ। तो वो अपनी वाइफ को लेकर के फिर घर छोड़ने आया। फिर 1-2 कलाक के बाद वो गया वहाँ पर, वापस आया। फिर मुझे बोलता है कि तुम्हारा टिकट नहीं करवाया, तुम मुझे बोलो कि तुम क्या करना चाहती हो। तो मैंने बोला कि मैं घर चली जाती हूँ, मुझे घर जाना है बोल के। तब महाराज बोलने लगे कि तुम अभी घर जा कर के क्या करोगी, अभी ऐसे घर जाओगी तो सब लोग गांव वाले तुमको क्या बोलेंगे कि तुम घर छोड़ के आई थी, गुस्से में आई थी, तो कम से कम कुछ करके जाओ तो बोले कि हाँ कुछ करके आई है, भले चली गई लेकिन कुछ करके तो आई। ऐसा वैसा वो मेरे को कंफ्यूज करके, मेरे को ऐसे वो बहला करके फिर मेरे को रखा। मैंने भी बोला हाँ ठीक है, मैं कुछ करके जाऊँगी यहाँ से। बोला अच्छी अच्छी नौकरी कर ले या फिर कुछ आगे बढ़ेगी तो तेरा ही अच्छा होगा, गाँव वाले तुझे ही अच्छा बोलेंगे। तो ऐसा बोल करके फिर वो मुझे वहाँ से लेकर के आया, रेलवे स्टेशन से लेके आया। तो फिर रात में वो ड्यूटी करता है वहाँ पर, क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स के बगल में, कौन सा नाम था, वीडियोकॉन कंपनी। तो मतलब नौकरी करते हैं। हाँ, तो वो रात में नौकरी करता था, वहाँ पे नाइट ड्यूटी था उसका। तो जब वो रेलवे स्टेशन से मुझे नाइट में लेके आया था तो वो यहाँ पे सीधा मंदिर नहीं, फिर वो मुझे ड्यूटी पर ही लेके गया था रात में। तो वो रात में मुझे वही फ्लैट में ही रखा था, वीडियोकॉन में। तो वहाँ से फिर वो सुबह लेकर के आया। तो सुबह लेकर के आने के बाद मुझे एक मंदिर पे, फिर वहाँ पे बगल में असरवा में एक मंदिर है, शिव मंदिर, वहाँ पे रखा। मैं वहाँ पर 12-1 बजे तक ऐसी बैठी रही वहाँ पर। ये बोले मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में। फिर वहाँ से क्या बोलते ले आए वो 12-1 बजे तक में, फिर वो आए मंदिर से। फिर वहाँ से लेकर के मुझे बाहर ही घूम रहे थे। बाहर एक गार्डन में ले गए, वहाँ पे बैठे, वहाँ पे मुझे बात किए कि तू बता क्या करना है। मैंने बोला कि मुझे घर जाने का है, मैं घर चली जाती हूँ, जो भी होगा देख लेंगे। तो ये मुझे वैसे बातें करने लगे कि नहीं ऐसे वैसे, अभी तो घर जाएगी तो करेगी क्या घर में, वैसे भी घर जाने के बाद ऐसा बहुत बातें वो बोलने लगा। बोला मैं तुझे नौकरी दिलवा देता हूँ, तो कुछ बन जा, तो कुछ कर ले। तो ऐसा भी बोल रहा था मुझको। तो मैंने बोला हाँ मैं कर लूँगी, हाँ मैं करूँगी। तो वो मुझे बहुत बातें बोलने लगा कि तू कुछ करना चाहती है या फिर तू ऐसे घर जाएगी, ऐसे करेगी। तो मैंने बोला भी कि हाँ मैं घर ऐसे नहीं जाऊँगी, मैं कुछ करके जाऊँगी बोल के। तब आपकी उम्र क्या थी? तब मेरा उम्र 16 थी शायद, 15 या 16। तो फिर मुझे वहाँ पे वो पूरा दिन मेरे को फिर कहीं लेके नहीं गया, वो बाहर ही घूम रहा था। फिर शाम को डायरेक्ट बाहर से ही वो मुझे वहाँ पे लेके, क्या बोलते हैं, वीडियोकॉन लेके गया था, जहाँ पे वो जॉब काम करता था, वहीं पे लेके गया था। हम तकरीबन 2 दिन तक बाहर ही घूम रहे थे। मैं बाहर 2-3 दिन तक मैं कहीं घर वर कहीं नहीं गई थी, बाहर ही वहीं रहती थी। तो उसके बाद में 2-3 दिन के बाद में फिर वो मुझे मंदिर पे लेके गया, असरवा में। वो मंदिर पे लेके गया तो मंदिर में पहले ऊपर रूम था एक, तो वहाँ पे लेके गया, वहाँ पे मुझे रखा। तो वहाँ पे जब लेके गया था तो वो रूम लॉक करके रखता था। सुबह में आवे 7-8 बजे, रूम खोल करके फिर नहाने का पानी दे करके फिर चला जाता रूम लॉक करके। फिर आता, फिर खाना दे करके फिर मेरे साथ में आता था, फिर वो सो करके फिर चला जाता था, फिर दरवाज़ा बंद करके जाता था। ऐसा वो 10-15 दिन तक करता रहा। आता था, फिर खाना पानी दे करके फिर मेरे साथ में ज़बरदस्ती वो सो करके फिर चला जाता था। मैं बोलूँ तो भी, ना बोलूँ तो भी मेरे से कभी वो कुछ पूछता नहीं था, बस आता था, वह करके चला जाता था। मतलब आपके साथ रेप करने की कोशिश की? रेप करके जाता था। ऐसा वो तकरीबन 10-15 दिन तक वो लगातार ऐसा ही करता रहा। मेरे को एक रूम में बंद करके रखा था, जिसमें ना लाइट, कुछ भी नहीं था, अंधेरा है, ना रात को भी उसी में, दिन भी उसी में, यहाँ तक कि वॉशरूम का भी वहाँ पर कुछ नहीं था। फिर वो 15 दिनों के बाद में फिर मेरे को बाहर रूम दिलाया, जब मंदिर पे आजू बाजू वाले परेशान करने लगे थे रात को, फिर वो लोग पत्थर वत्थर मारते थे, तो ये सब वो देख करके फिर मुझे 15 दिन के बाद में फिर वो मुझे रूम दिलवाया दूसरी जगह पर, मेघानी नगर में। फिर उसने रूम दिलाया। जब मेघानी नगर में उसने रूम दिलाया तो वहाँ पर हम तकरीबन महीना, 1.5 महीना, 2 महीना रहे थे वहाँ पर। वहाँ पर भी ये वही करता था,
सुबह आता था, शाम को आता था। शाम को आकर के फिर खाना लेकर के वो मुझे भी लेकर के ड्यूटी पे चला जाता था। फिर रात भर हम बाहर ही रहते थे उसके ड्यूटी पर। फिर वो सुबह में आता था तो फिर मुझे घर पे छोड़ करके फिर मैं खाना वाना बना करके फिर वो 10-11 बजे आता था, फिर खाना खाता था, फिर घर में आकर के सो जाता था मेरे साथ। ये रोज़ का इसका वही था। फिर वहाँ पर मैंने आजू बाजू वाले से फिर मेरी बात होने लगी, तो बात होने उन लोगों ने मुझसे पूछा भी कि तुम यहाँ पे कौन लगता है तुम्हारा। तो ये बोलता था कि कोई पूछो तो बोलना कि मेरा पति है बोल के। मैं वही बोलती थी कि मेरा पति है बोल करके। अब भावुक मत होइए, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, हम समझ सकते हैं, पर ये बात सबके सामने लाना ज़रूरी था, क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ हुआ है। आपको लगता है कि ये किसी और के साथ भी हुआ है तो हम उनको बचा सकते हैं, और आप उसका ज़रिया बनोगे कि उनको बचाने के लिए, कि ऐसी कोई और लड़की इस तरीके से इस हैवान का शिकार ना बने। उसके लिए हम ये मुहिम चला रहे हैं। आपके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और आपने अपने मम्मी पापा को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? उस वक्त मेरे पास कांटेक्ट करने का कोई ज़रिया ही नहीं था, ना फ़ोन ना कुछ भी नहीं था, और ना ही इसने मुझे किसी से कांटेक्ट करने के लिए दिया था। ये सबसे मुझे बोला था कि तू किसी से बात मत करना, नहीं तो ऐसा पुलिस केस हो जाएगी, वो लड़के लोग तुझे मार डालेंगे, ऐसा बोल करके मुझे डरा दिया था इसने। ये बोलता था कि वो लोग गुस्से में हैं, वो लोग ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तू बाहर मत निकलना, ये बोल करके फिर वो मुझे ये सब बोला था। फिर मैं किसी से बात नहीं करती थी, और अगर किसी से मैं बात भी करती थी तो वो गुस्से में आकर के फिर मुझे डांटता था। और उस वक्त मुझे कुछ पता भी नहीं था, उस वक्त मेरी उम्र भी बहुत छोटी थी, और ये जैसा बोलता था मैं वैसा ही करती थी, क्योंकि इसने मुझे बोला था कि तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम कर दूँगा। क्या काम करने के लिए बोला था आपका? इसने मुझे बोला कि मैं तुझे क्या बोलते संस्कृत पढ़ाऊँगा, वो संगीत वंगीत सब तुझे मैं सिखाऊँगा। तो यही मुझे बोला था कि फिर बोला कि मैं तेरा ये सब काम कर दूँगा, तू मेरा काम करना। मैंने बोला मैं कौन सा काम करूँ? तो मुझे लगा था कि ये अपना काम जैसे अपने घर के काम होते हैं ये ऐसे बोलता था, और मैं उसका काम करती भी थी। वो उसके कपड़े धोना, उसका खाना बनाना, मैं सब कुछ करती थी। वो फिर भी वो मेरे साथ आकर के फिर वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करके जाता था। मुझे कभी कुछ बोलता नहीं था, उसको जो मन में आता था वो करके जाता था। फिर जब मैं यहाँ पर रूम पे मैं रहती थी तो फिर मैं आजू बाजू वाले से फिर मैं बात करने लगी थी। तब जब ये चला जाता था दिन में, जब ये नहीं आता था तब मैं बाहर निकल करके मैं बात करती थी इसी से। तो लोग मुझे पूछते थे कि तुम्हारे कौन लगेंगे, तो ये मैं उनको बोलती थी कि ये मेरे पति है। उसने मुझे ऐसा ही बोला था, जो भी पूछे बोलने के कि तुम्हारा पति है बोल के। तो जो भी पूछता था मैं ऐसे ही बोलती थी कि वो मेरा पति है बोल के। तो सब लोग मुझसे सवाल करते थे कि तुम्हारी उम्र अभी तो बहुत छोटी लगती है, तो फिर उसकी उम्र इतनी, तुम्हारी उम्र इतनी, तो तुमने उसके तुम्हारा पति कैसे हो? तो वो लोग बहुत सारे सवाल करते थे, तो मुझे पता नहीं, तो मैं कोई जवाब नहीं देती थी। ये घर भी नहीं जाने देता, ना मेरा टिकट बना के दिया। जब मैंने काम किया, मेरे पास में पैसे आए, मैंने टिकट भी मैंने खुद से बनवाए। टिकट में भी किसी ने मेरा हेल्प नहीं किया है, और ना ही मैंने किसी को बोला कि मैंने टिकट करवाया है। मैंने टिकट भी मैंने जनरल में करवाया, जहाँ पर मैं अफोर्ड कर पाई टिकट के लिए मैंने उसमें मैंने करवाया है। और फिर मैं वहाँ से निकलने के लिए मैंने टिकट बनाने के बाद मेरे जाने के एक दिन पहले मैंने उसको बोला घर में कि मैं टिकट बना चुकी हूँ, मैं घर जा रही हूँ बोल करके। तब महाराज का माथा फिर गया। वो मेरे को रोकने की बहुत कोशिश करने लगा कि नहीं तुम नहीं जाओ, तुम नहीं जा सकती, ऐसा ऐसा बहुत बातें। तब मेरे को, मैं तुम्हारा कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए काम चालू है, तुम्हारा काम हो रहा है। जब मैंने टिकट बनवा लिया, मैंने किसी को बोला नहीं कि मैंने टिकट बनाया। मैंने फ़ोन भी लिया, मैंने फ़ोन भी छुपा के रखा, मैंने बोला नहीं कि मैंने फ़ोन लिया है। मैंने टिकट के लिए मैं बहुत परेशान हुई, हर जगह गई, मैंने टिकट बना लिया मेरे को घर जाने का बोल करके। मैं यहाँ पे रहना पहले भी नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मजबूरन मुझे यहाँ पे रहना पड़ रहा था। इस बार मैंने खुद की मदद से और मेरे दुकान में लोगों की सहायता से मैं निकलने में सक्षम हो पाई हूँ। आज मैं उसकी चंगुल से मैं निकल गई। वहाँ से निकली भी तो भी ये मेरा नहीं छोड़ता, घर तक मेरा पीछा नहीं छोड़ता, ये घर भी चला जाता। इसीलिए
मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं घर भी नहीं जाऊँगी। इस बार भी मैं घर जाती तो वही होता। गाँव वाले फिर परेशान करते, तू तो अब की बार भी वही करी, तू ये नहीं करेगी, आखिर कितनी बार ऐसा करेगी वैसा करेगी। माइंड मेरा वैसे भी डिस्टर्ब होता है, इसके लिए मैंने घर भी नहीं गई हूँ। अब मैं न्याय चाहती हूँ, मेरे को अभी न्याय चाहिए कि मुझे बताओ मैं क्या करूँ। उसकी पत्नी, वो खुद मुझे बोलता है कि तू मेरी घरवाली है बोल करके, ना मेरे पास में घरवाली की कोई एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं है कि मैं किसकी घरवाली हूँ। मैं किसी को बोल भी नहीं सकती कि ये मेरा पति है, और ना ही मुझे मेरी ज़िंदगी वो जीने दे रहा है। ना किसी से मैं बात कर सकती, ना कहीं जा सकती हूँ, ना कुछ कर सकती हूँ, ना कुछ खा सकती हूँ। क्या ज़िंदगी है मेरी। मैं अब सबसे मैं बोलती हूँ, मेरे को न्याय चाहिए, मेरे को न्याय दिलाओ कि मुझे क्या करना है, कैसे करके मैं रहूँ, कैसे करके मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ। काम करूँ, किसी से बात करूँ तो भी तू धंधे वाली हो गई है, तू काम करती है, तू ऐसा करती, किसी से बात करती है। अब मुझे बताओ मैं क्या करूँ। इस इंसान के साथ में कैसे कोई रहे। इस बार तो मैं जैसे तैसे मैं निकल गई हूँ। मुझे वापस उस दुनिया में, उस नर्क में नहीं जाने का है। मेरे को इस बात का न्याय चाहिए कि मैं फ्रीडम चाहती हूँ, मेरे को ज़िंदगी जीनी है, मेरी आज़ाद की ज़िंदगी जीनी है। मैंने इसके लिए मैंने घर वाले को भी गुहार लगाई, मैंने घर वाले को भी बोला, लेकिन वो लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनको इनकी सच्चाई नहीं पता। और मैं बताना भी नहीं चाहती। मैं किसी के सामने, मैं उनके सामने मैं रोने जाऊँ ना, जो मेरे आंसू देखे, लेकिन मेरे घर वाले मेरे आंसू नहीं देख रहे हैं। उनको उनकी इज़्ज़त चाहिए। मैंने उनको उनकी इज़्ज़त दे दी है। मुझे मेरी ज़िंदगी चाहिए, मैं खुलेआम मैं जीना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ। अब आप लोग मुझे न्याय दिलाओ और मुझे जीने का अधिकार दो। દર્શક મિત્રો, તમે આ યુવતીની વેદના સાંભળી, તે કેટલી તકલીફમાં છે। એક સાધુના વેશમાં એક શૈતાન જેણે એને પીખી નાખી, એક નાનપણની એની જિંદગી છીનવી લીધી। જે યુવતી પોતાની જિંદગી, પોતાનું ભવિષ્ય, પોતાનું ભણતર ઘડવા માંગતી હતી, જે પણ બીજી સામાન્ય યુવતીની જેમ જીવવા માંગતી હતી, તેને જીવવા લાયક છોડી નથી। તેને એટલી બધી હેરાન પરેશાન કરી નાખી કે તે અત્યારે કોઈ જગ્યાએ તેના મા બાપને મોં દેખાડવા લાયક રહી નથી, તેના મા બાપ પાસે જવા તૈયાર નથી, તેના મા બાપ પર તેના ઇજ્જતની, તેમના સમાજની દુહાર લગાવીને તેને અપનાવવા તૈયાર નથી। એટલી હદ સુધી એ કંટાળી ગઈ છે કે તે અત્યારે ન્યાયની માંગણી કરી રહી છે। તે અત્યારે એટલી બધી કંટાળી ગઈ છે કે સાધુ તેને એટલી બધી હદે તેને પીંખી નાખી છે। તેને એટલે તેની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું, તેની સાથે એક વાર નહીં કેટલી વાર દુષ્કર્મ આચર્યું। આટલી નાની ઉંમરમાં તેનું અબોર્શન પણ કરાવી દીધું, તેની જિંદગી નર્ક સમાન બનાવી દીધી, તેને ઘરમાં ગોંધી રાખી, તેને એટલી બધી ત્રાસ આપ્યો, શારીરિક માનસિક બધી રીતે ત્રાસ આપ્યો। એ અત્યારે પોતાની જિંદગી માટે દુહાર લગાવી રહી છે, ન્યાય માટે દુહાર લગાવી રહી છે। તો દર્શક મિત્રો, તમે અમારી ચેનલના માધ્યમથી આ વ્યક્તિની જે આપવીતી છે જે સાંભળી, તેની ન્યાયની માંગણી અમે પણ સરકાર તરફથી કરીશું કે એક છોકરીને, એક નાબાલિગ છોકરી જે અહીંયા આવી હતી પોતાની જિંદગી જીવવા, એ અત્યારે તો બાલિગ થઈ ગઈ છે, પણ અત્યારે એ છોકરી ન્યાયની માંગણી કરી રહી છે। સરકાર પણ એની માંગણી સાંભળે, પોલીસ પણ સાંભળે અને જનતા પણ સાંભળે। પ્રજા અહેવાલ ન્યૂઝ, અમદાવાદ।